नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका पूछता है इंडिया में। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, भारत की। देखिए, ट्रंप के टैरिफ बम के बीच भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतरिम व्यापार समझौते को 90 दिन में अंतिम रूप दिया जा सकता है। पॉज है, आप देखिए, एक पॉज लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे। अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अमेरिका से ट्रेड डील पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारत समझौते को लेकर अमेरिका के साथ संपर्क में है, लेकिन मोदी सरकार देश और जनता के हितों की रक्षा करेगी। इंडिया फर्स्ट होगा, जी हां, और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बंदूक की नोक पर कोई डील नहीं करता है। हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गोयल ने कहा कि 90 दिन की समय सीमा अच्छी बात है, लेकिन जब तक देश हित और जनहित सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका से ट्रेड डील करेगा या फिर ट्रंप की टैरिफ धमकी के आगे झुक जाएगा। वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल के बयान के क्या मायने हैं, इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं ट्रंप का वो बयान जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। I'm telling you, these countries are calling us up. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. दरअसल पिछले दिनों ट्रंप ने दुनिया के देशों का मजाक उड़ाया था और कहा था कि वो हमसे डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हैं। इस दौरान ट्रंप ने शर्मनाक बयान भी दिया था। वो शर्मनाक बयान भी आपको हम सुनाएंगे, किस तरीके से शर्मनाक बयान उनकी तरफ से दिया गया था। अब आप ये देखिए, वो शर्मनाक बयान से आगे बढ़ते हुए ट्रंप का ये बयान जो है वो आपने सुन भी लिया था, लेकिन किस तरह से उन्होंने दुनिया के देशों का मजाक उड़ाया और अपशब्द कहे वो भी आपने सुना। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका से ट्रेड डील भारत के लिए फायदेमंद होगी। अमेरिका ने चीन पर 145% 145% का टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत समेत 75 देशों को फिलहाल टैरिफ पर 90 दिनों की मोहलत यानी राहत दे दी गई है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चर्चा हो रही है। भारत और अमेरिका ने सितंबर-अक्टूबर तक व्यापार समझौते के पहले चरण यानी फर्स्ट फेज को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 191 अरब डॉलर से 191 अरब डॉलर से 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका से भारत अपनी शर्तों पर डील कर पाएगा, यानी कि भारत की बात क्या अमेरिका सुनेगा उस तर्ज पर। क्या इंडिया फर्स्ट की नीति ट्रंप के सामने कामयाब होगी। मागा आपको याद होगा ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मीगा भी है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। या ये समझौते पर ट्रंप के टैरिफ बम के सामने भारत झुकेगा। वैसे तो भारत झुकता नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान के मायने क्या है, जो उन्होंने गन पॉइंट को लेकर कह दिए कि भाई गन पॉइंट पर हम कोई डील नहीं करेंगे, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। अमेरिका के टैरिफ बम पर पिछले दिनों लोकसभा के बाहर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया था और इस मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब मांगा था। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं, ये प्रश्न हैं और हमारे साथ मेहमान भी, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों पे आएगा, जिससे हम सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे कि आखिर ये 90 दिनों का पॉज जो है उससे भारत को क्या लाभ होने वाला है और जो ट्रेड डील होने वाली है और पीयूष गोयल जी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसका असर कितनी दूर तक है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, लीजिए, ये हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जी हैं, अर्थशास्त्री, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला यहाँ पर आए। महेश वर्मा जी हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। आदित्य गर्ग हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद। और आशुतोष मिश्रा, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। अकु श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करूंगा अरुण कुमार जी आपसे। ये एक जो स्टेटमेंट है भारत की तरफ से,
देखिए, कूटनीति की बात अगर की जाती है तो भाई डिप्लोमेसी की बात की जाती है तो भारत का दूसरा कोई सामी नहीं है। हम सबसे रिश्ते अच्छे लेकर चलते हैं। जब युद्ध हुआ था रूस से भी हमारे रिश्ते थे और अब देखिए यूक्रेन से भी हमारे अच्छे रिश्ते थे। नरेंद्र मोदी केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए। अब इस दौर में जब ये ट्रंप का काल आया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अब बन चुके हैं, वहां पर राष्ट्रपति बदलाव वो लाना चाहते हैं, काफी एक्साइटेड हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो कहते हैं कि भाई अमेरिका को नुकसान ना हो। 90 दिन का विंडो यहां पर मिल गया है। अब आपको क्या लगता है जो पीयूष गोयल जी की तरफ से कहा गया कि भाई हम गन पॉइंट पर कुछ नहीं करेंगे, आपको लगता है भारत काफी अच्छी पोजीशन पर है? ट्रंप मजाक तो बाकी देशों का बनाते हैं, लेकिन भारत की स्थिति में? देखिए, भारत की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बार बार ट्रंप साहब ने कहा कि इंडिया टैरिफ किंग है। मतलब सबसे ज्यादा वो इंडिया को ही बोलते रहते हैं, टैरिफ किंग, टैरिफ किंग। वो इलेक्शन के पहले भी बोल रहे थे, इलेक्शन के बाद भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे थे। और देखिए, डब्ल्यूटीओ के तहत हम लोगों के समझौते हुए थे किस चीज पे कितना टैरिफ लगेगा, और हम लोगों ने भी कंसेशन दिए थे, जैसे ट्रिम्स पे, सर्विसेज वगैरह में। तो जो डब्ल्यूटीओ में कुछ दिया गया था, कुछ लिया गया था, तो उसके तहत जो एक बराबरी का मतलब था। लेकिन अभी जो उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे 26% कहां से आ जाता है भारत के ऊपर, जो उन्होंने अनाउंस किया है कि 10% तो कर दिया, बाकी और करेंगे। क्योंकि हमारा जो टैरिफ लगता है एवरेज में 17% लगता है, अमेरिका का 3% लगता है, तो ज्यादा से 14% होना चाहिए था। पर एक कोई बेढप सा उन्होंने फॉर्मूला बना लिया है कि जितना आपका एक्सपोर्ट सरप्लस है उसको आप एक्सपोर्ट से डिवाइड कर दीजिए और उतना जब परसेंटेज का आधा लगा दीजिए। ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्रश्न कुमार साहब, ये कि भाई वो 50% उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है तो 26% उस आधार पर है, लेकिन अगर इसकी कोई ऐसी कैलकुलेशंस है जो आप समझाना चाहें प्लीज। नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे जो बीच में जो टैरिफ का डिफरेंस है वो तो 14% है एवरेज में। अच्छा, 17% हम लगाते हैं, 3% वो लगाते हैं, एवरेज में 14% है। वो तो करेंगे जब तो जितना डेफिसिट आ रहा है हमारा, यानी कि भारत का जितना सरप्लस आ रहा है उसको जितना जब भारत से हम लेते हैं इंपोर्ट, उससे हम डिवाइड कर लेंगे। ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता है, तो ये तो बड़ा बेढप सा चीज है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो एक्चुअली में प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्शन करने के लिए हेवी टैरिफ लगा रहे हैं। जैसे कि वियतनाम ले लीजिए, वहां पे 46% लगा दिया। कोई वियतनाम और जो अमेरिका के बीच में 46% का थोड़ा जो टैरिफ का डिफरेंस है, तो वो सीधे सीधे अमेरिकन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये मिसकैलकुलेशंस हैं क्या अरुण जी? मिसकैलकुलेशंस के तौर पर इसको कहूं, जानबूझकर मिसकैलकुलेशंस, जानबूझ करके किया जा रहा है, जिससे कि वहां पे उनका उद्योग दोबारा पनपे, क्योंकि बहुत सारा इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का जो उत्पादन है वो वहां से चला गया है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मेटल्स है, जहां पे अच्छे काम बनते थे वो जब निकल गए तो वहां के वर्कर्स को वो अच्छे काम नहीं मिल रहे। तो इसलिए बार बार वो कहते हैं कि ये जब काम तो चीन, भारत और जब मेक्सिको चला गया है, मैं वहां से वापस ले आऊंगा। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं उसके चलते हुए उस सब पे दबाव डाल रहे हैं। सिर्फ चीन एक है जो उस खड़ा हुआ है, और ईयू ने भी कहा है कि हम भी टैरिफ लगा देंगे अगर आप लगाएंगे। तो ये तो जो अपना स्टैंड कर रहे हैं, कनाडा ने भी किया, अपना स्टैंड लिया, मेक्सिको भी जब नेगोशिएट कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। हमारे लिए जो खासकर कृषि है, कृषि बहुत अहम है, क्योंकि हमारे कृषक है उसकी स्थिति खराब है। 2017-18 का जो सर्वे हुआ था उसमें 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय थी एक कृषक की, जो कि पॉवर्टी लाइन के करीब है। और अमेरिका में हर किसान को एवरेज में 26 लाख रुपए की तो सब्सिडी मिलती है। तो हमारा किसान जो साल में मुश्किल से महीने में मुश्किल से 5-6 हजार रुपए कमाता है, वो 26 लाख रुपए की सब्सिडी के सामने कैसे टिक सकता है। तो हमारे कृषि में बड़ा खतरा है, और बाकी और क्षेत्रों में भी जो खतरा है कि वहां पे जब टैरिफ लग जाएंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये जो एक बड़ी जो समस्या सारे देशों के सामने आई है, एक तरफ अनसर्टेनिटी आने से हमारा स्टॉक मार्केट गिरा, हमारा रुपया गिरा। अभी तो खैर कुछ बेहतरी पे आया, क्योंकि अभी लेकिन उसका एक ये भी है कि भाई जब उन्होंने ये टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको कहा 10% का बेसलाइन उन्होंने रखा सभी देशों के लिए, लेकिन भाई रेसिप्रोकल टैरिफ जिस तरीके से लगाया तो 50% उसको कर दिया। लेकिन अब तो 90 दिन का पॉज है, उस दौरान तो
तो इलॉन मस्क का पैसा तक बर्बाद हुआ, मार्क जकरबर्ग का पैसा बर्बाद हुआ, जेफ बीजोस का पैसा बर्बाद हुआ, सभी का, पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरीके से हड़बड़ा गई थी। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि भाई मंदी ना आ जाए। ये बात भी आपकी सही है। हाँ, मंदी की स्थिति बन गई थी, भारतीय बाजार भी डूबा था, लेकिन हमने रिकवर किया। खैर ठीक है, बाजार सेंटिमेंट्स पर चलता है, वो सारी बातें हैं। मंदी की तरफ तो सब जा ही रहे हैं, क्योंकि उत्पादन में कमी आएगी और इन्फ्लेशन तेज होगा, ठीक। जिस तरह की नीतियां वो अपना रहे हैं। ठीक है। तो इससे सारी दुनिया पे खतरा मंडरा रहा है और चलिए। इसीलिए वो विथहोल्ड कर रहे हैं अब। चलिए, और चलिए। जो बॉन्ड मार्केट है वहां पे परेशानी आई, इसलिए जो उनकी जो शाख है वो कम हुई, तभी उन्होंने 90 दिन का वो किया, नहीं तो पहले लेकिन बहुत बहुत बोल्ड स्टेप्स अरुण कुमार जी, जिस तरीके से आपने कहा। लेकिन हम क्या उनको मना कर सकते हैं? मना हम नहीं कर सकते। वो अपने राष्ट्र के हित की बात करें। ट्रेड डेफिसिट भी, भारत के साथ भी उनका ट्रेड डेफिसिट है, विश्व के कई देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि भाई व्यापार में अंतर है कि भाई जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, दर्शकों को समझाने के लिए। चलिए, महेश वर्मा जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। महेश जी, स्वागत आपका। और साथ ही साथ ये प्रश्न भी, क्योंकि डिबेट काफी आगे बढ़ चुकी है, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा पीयूष गोयल जी के इस बयान के साथ साथ। देखिए, पीएम मोदी की इस बात पर दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने सही वक्त पर मुलाकात कर ली ट्रंप के साथ, और वो बहुत एक टाइम विंडो होता है। देखिए, कुछ भी काम करें तो आप सही समय, सही जगह, सही वक्त, ये चुनाव किया जाता है। वो वहां पर मिले, लोगों को लग रहा था कि अच्छा कुछ होगा, नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है? थोड़ी बेहतरी तो है, स्टेटमेंट्स थोड़ा सा भारत के खिलाफ वो देते हैं कि भाई आप टैरिफ बहुत लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी अच्छे नेगोशिएटर हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो कैसा रिश्ता रहने वाला है? खट्टा मीठा रिश्ता रहने वाला है? क्या रहने वाला है अरुण जी? महेश जी, देखिए, दो स्थिति है। जब से ये ट्रम्प टैरिफ को लेकर एक बवाल या सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो बवाल और सवाल में अंतर तो करके बात करनी पड़ेगी हमें। जो सिस्टम के अंदर लोग हैं वो समझते हैं कि ट्रम्प टैरिफ का महत्व आज क्या है। जो बाहर लोग हैं उनको उसी चश्मे से दिखाई देता है। वो सारी चीजों को गिनाते हैं, A to Z जो है सारी चीजों को, इसी के आड़ में वो सब कुछ बोल डालते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, सारा आईना दिखा देते हैं। शेयर मार्केट भी दिखा देंगे आपको, डॉलर भी दिखा देंगे, ये भी दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे। ठीक है। लेकिन जो देश हित में है, जो सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के डेट में एक हम अक्सर एक वर्ड, एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, एक लाइन यूज करते हैं कि आपदा में अवसर हम कैसे ढूंढ सकते हैं। आज एक बहुत मोटी सी बात मुझे समझ में आती है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, ना मैं उस तरह का कोई क्लेम करता हूँ, मैं एक सिंपल लेमैन व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे जितना पढ़ के समझ में आया, उसमें आज अमेरिका जो अपनी इंपोर्ट करके जो 5-6 ऐसे देश हैं जिनसे इंपोर्ट करके अपनी जरूरत पूरा करता है, उसमें चीन है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश भी है, अपना क्या बोलते हैं यूरोपियन संघ है, जापान है। बिल्कुल। अब इन कंट्रीज के जरा आप टैरिफ देख लीजिए, कोई 56% पे है, कोई 46% पे है, कोई 37% पे है, कोई 25% पे है। बिल्कुल। सबसे नीचे यूरोपीय संघ है। जो बॉटम लाइन पे है वो यूरोपीय संघ है या भारत है। आज भारत के पास ये अवसर है कि 56% पे तो चाइना जो है अपने कोई प्रोडक्ट को बेचने नहीं जा रहा है, ना 56% पे वो बेचने की स्थिति में है। 145 तक पहुंच गया अब तो। चाइना का तो कुछ हशरी अलग हो वहां गया। से अब वहां से जो चीज भी आयात होनी है वो समझ लीजिए भारत की तरफ अमेरिका आज देख रहा है। ठीक है। ये चीज अगर मुझे लेना भी होगा तो मैं 26% पे भारत से लूंगा, ना कि मैं किसी और देश से लूंगा। 37% पे बांग्लादेश, जहां से कपड़े जाते थे, जहां से कृषि के सामान जाते थे, बिल्कुल, आज बिल्कुल। उनको कहीं ना कहीं हमने घेरा है। हमने कई अपनी चीजों को जो है उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम प्लान भी कर रहे हैं। ठीक है। तो आज जो है जो यहाँ से एक्सपोर्ट अमेरिका का जो है एक्सपोर्ट करने की जो एक अवसर, अपॉर्चुनिटी, उसके ऊपर सरकार तेजी से काम कर रही है। और आज जो कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर जाके वहां बात किए हैं और वो बात बड़ी सुखद रही है। और जो एक FTA की जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बात जो अमेरिका के साथ चल रही है, उसमें अहम जो चीज है वो यही है कि भारत एक अच्छा हब बन के बिल्कुल। तो मतलब इंडिया बेटर प्लेस्ड है, इंडिया बेटर प्लेस्ड है और बेटर अपॉर्चुनिटी सबसे एक टाइम विंडो भी होती है। लेकिन ये भी महेश जी, ये भी समझना होगा कि ये मौका बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। हम बार बार ये कहते हैं कि भाई चीन से बेहतर करना है, चीन को पछाड़ने का क्या तरीका है, मतलब वहां के मैल प्रैक्टिसेस भी बहुत ज्यादा है। आप चीन का देखिए, चीन आज के डेट में हमें चिट्ठी लिख रहा है, हमसे संपर्क कर रहा है, हमारी
मनुआर कर रहा है कि हम आपके साथ देखिए, व्यापार करना चाह चाह से रहे हैं। चीन तो चाह से चालाक भी है, वो चालाकी उनकी अच्छे से हर कोई देखिए, समझता है। उसका रीजन है, हाँ, उसका रीजन है सर, हाँ। उसका रीजन है कि आज उसके प्रोडक्ट जो बन के तैयार हैं, उसके पास बाजार अमेरिका, जो अमेरिकन बाजार के लिए था, आज उसके पास बाजार जो है भारत हो सकता है। बिल्कुल, भारत बिल्कुल। के माध्यम से जो है भारत में वो चाहता है कि एक डंप करेगा भारत में, डंप करके शायद उससे के वो सोचा कि भारत हाँ, के थ्रू वो जाएगा। थ्रू फिर हो जाए। अमेरिका भेजने की तैयारी करने की कोशिश कर सकता है। हाँ, लेकिन ये हम नहीं, ये उस- कर रहा है, ये कर रहा है, ये भी ये कर inputs रहा है, हैं। और ये- इस मकड़ जाल में हमारे लोग ना फंसे, ठीक है। उसके लिए सरकार अच्छी, इसीलिए मैंने कहा कि बवाल और सवाल के पीछे ना भाग के जो चलिए। देश हित में है उसके पीछे हम काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। देखिए, इस तरह के बवाल और सवाल जो है उठते रहेंगे, लेकिन उसका माकूल जवाब जो है समय देगा कि ट्रम्प टैरिफ से देश जो है कितना मजबूत हो रहा है, बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरह से हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। चलिए चलिए, एक रिस्पॉन्स हम यहाँ पर कांग्रेस से भी ले लेते हैं। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आदित्य गर्ग जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि भाई आप मुझे ये बताइए, ट्रंप जो कर रहे हैं, पहली बात ये कि भाई आप घेरने का प्रयास भी किया, आपने बीजेपी को, सरकार को घेरने का प्रयास भी किया, लेकिन ट्रंप जो वहां पर कर रहे हैं, क्या वो गलत कुछ कर रहे हैं? अगर वो अपने राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे घाटा हो रहा है, मेरा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, मुझे एक तरीके से ऐसा महसूस होता है कि मुझे लूटा जा रहा है, इतना मेरे पर टैरिफ यानी टैक्स लगाया जा रहा है, वो अगर कोई कदम उठाते हैं तो भारत भी अगर उसी श्रेणी में आ गया, 26% 50% करके उस पर भी अगर भारत पर लग गया तो, और अब पॉज आ गया, लेकिन आप शुरुआत से बोल सकते हैं भारत किस जगह प्लेस्ड है? अगर आपकी पार्टी अगर विरोध करती है तो किस आधार पर विरोध करती है, क्यों विरोध करती है? नमस्ते सभी को, हनुमान जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। मैं आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता को देश हित का मतलब समझाने और समझने की आशंका, उम्मीद रखता हूँ कि वो समझा भी पाएंगे कि उनके नजरिए से देश हित क्या है और वो क्या समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि इस पूरे डील में पीयूष गोयल जी ये भूल गए हैं कि कितना नुकसान हमें हो चुका है जस्ट ये टैरिफ लगने के बाद और ये टैरिफ हटने से पहले और टैरिफ हटने के बाद भी। कहीं ना कहीं हम उस स्थिति में हैं कि हमें एक विडंबना की स्थिति है कि ये दिवाली तक भी ये मार्केट स्टेबलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या इंडियन इकोनॉमी कभी भी स्टेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की इकोनॉमी को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है कि उनका एक बयान यहाँ पे 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर पा रहा है। ठीक है। क्या आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं उससे? दूसरी बात, जहां ये बोलते हैं कि ट्रेड ट्रीटी को लेके बात चल रही है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि स्कॉट बेसेंट जो नए ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि 70 कंट्री उन्हें अप्रोच कर चुकी है टैरिफ रिडक्शन के लिए। उसमें से इंडिया का नाम नहीं आता है। इंडिया बहुत नीचे है उस लिस्ट में, क्योंकि इंडिया कुछ भी ऐसा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है जो वो दूसरी कंट्री से प्रोक्योर नहीं कर पा रही है यूएस। ये बात इनको समझनी पड़ेगी कि जो आपकी बातचीत है उसको लोगों को बताना पड़ेगा, आपको सच कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। आप हर चीज के ऊपर पेंट नहीं पोत सकते हैं, अपना रंग नहीं डाल सकते हैं हर चीज में। आपको कहीं ना कहीं सही बात बतानी पड़ेगी कि जो आपकी टैरिफ ट्रीटी की बात है, स्कॉट बेसेंट ने मीडिया में ये बोला है कि इंडिया मैं स्कॉट बेसेंट की एक बात, क्योंकि थोड़ा सा मैंने भी जानकारी ली है, तो स्कॉट बेसेंट से एक सवाल पूछा गया था, वाज इट ऑलवेज अबाउट चाइना? मैं ये थोड़ा सा इसको, ठीक है आप कांग्रेस पार्टी से, लेकिन आप इसको वैसे सोचिए कि आपको नहीं लगता कि टारगेट फाइनली चाइना था? चाइना के बहाने पूरे विश्व पर, आप बिल्कुल सही हैं, विश्व के बाजारों पर असर हुआ है, भारतीय बाजार पर असर हुआ है, केवल भारत नहीं हर बाजार पर असर हुआ है, और अमेरिका पे डिपेंडेंट सब कुछ है, उससे बाहर आना चाहिए, भारत को नंबर 1 बनना चाहिए, वो अच्छी सोच है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इट वाज ऑल अबाउट बैड एक्टर्स, जितने भी बैड एक्टर्स हैं, बुराई उन्होंने चीन की ज्यादा करी है कि मोस्ट अनबैलेंस्ड इकोनॉमी के तौर पर। तो अब बेसेंट की अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्कॉट बेसेंट की, तो भारत को लेकर उन्होंने कहा था इंडिया कुड बी नेक्स्ट, द यूएस विल सी। तो मैं ये नहीं कहता कि रिश्ते बहुत अच्छे।
हाँ, एग्जैक्ट वर्ड्स में बता सकता हूँ। बोलिए बोलिए। Talks with Israel and Saudi Arabia are also likely, along with Japan. There is no room for India on that boat. Everything that India exports, Americans can get it from elsewhere. So it will need a miracle to push for the conclusion of talks on any trade agreement by autumn, unless it is entirely on Trump's terms. ओके ये ओके। एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो आपको नहीं बताए जाएंगे, बट ये एग्जैक्ट मैं तो देखिए, मैं तो ओपन जो मेरे पास अवेलेबल है, उन्होंने कहा वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया कुड बी नेक्स्ट, द यूएस विल सी। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आसान रास्ता नहीं है, आसान रास्ता नहीं। बिल्कुल, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। अब दूसरी बात पे आते हैं, जहां ये बोलते हैं कि हमारी जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि हमें वियतनाम ऊंचा है, और पर ये नहीं देख रहे हैं कि इंडिया के पास सॉफ्ट पावर क्या है। इंडिया की पावर है सर्विसेज, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। हाउ डू यू इनेबल सर्विसेज जब आप ये बोल रहे हैं पीयूष गोयल जाके कि आप सिर्फ डिलीवरी बॉयज बना रहे हैं? हाँ ठीक है, वो चाइना के स्टार्टअप्स के ठीक है आदित्य जी, वो स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट पे आपने जो बात कहा कि भाई डिलीवरी बॉयज और स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट पर पीयूष गोयल जी का वो बयान था कि भाई चाइना के स्टार्टअप्स से कंपैरिजन किया था भारत के स्टार्टअप्स का। एक क्विक रिस्पांस आप कुछ देना चाहें महेश जी, पहले दीजिए, फिर बाकी प्रवक्ताओं के पास भी मुझे जाना है। एक क्विक रिस्पांस। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो अपने देश में रहता है, खाता पीता है, जो इस देश से वास्ता रखता है, वो अपने आप को इतना कमजोर समझ के बात करे, अपनी इस तरह से कमजोरी का कहीं इजहार करे। ऐसा लगता है कि जैसे हम जो है ना ट्रम्प टैरिफ की वजह से कंगाल और बेहाल की स्थिति में जो है हमारी आर्थिक बदहाली शुरू हो गई है और हम कहीं अब किसी लायक नहीं रहे। इन बातों का कोई ऐसी मानसिकता, ऐसे वातावरण देश में तैयार करके अर्थव्यवस्था को आप क्या मजबूत करने जा रहे हैं? क्या यही धर्म बचा हुआ है आप कांग्रेस के पास? क्या यही कर्तव्य बचा हुआ है आपको सरकार को, देश को लेकर? और इस तरह की सोच को आप लोग जो है क्यों कर रहे हैं? कारण बताइए। क्या वो चाहिए? आप मार्केट को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। ट्रम्प बीच में बोला नहीं, आप जब बोल रहे थे तो मैं इसी तरह का रिएक्शन दे सकता था। मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि जैसे मैं चुपचाप सुना वैसे आप भी चुपचाप अगर सुन के फिर एक ही बार नहीं नहीं पर्सनल अटैक नहीं, मैं बीच में बोलता नहीं, मैं बड़ा सभ्य नहीं, मैं बहुत सभ्य तरीका से कोई डिबेट करता हूं। अगर आपको बोलना है आप बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए फिर, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेरी बात खत्म होनी चाहिए, आप बोलिए, आप लिख लीजिए ना जो मेरी बात आपको आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक मानसिकता और मेरी देशभक्ति के ऊपर सवाल नहीं कर सकते। मैं आपको आपका नाम नहीं लिया, नहीं सवाल किया है, में तिनका आपको क्यों चुप गया? अरे आपको क्यों चुपा? मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम लिया नहीं लिया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि आप लोग ठीक है, बिल्कुल मैं दोनों की बात, मैं पर्सनल अटैक नहीं, मैं एक ग्लूमी पिक्चर जिसको कहते हैं ना कि भाई अटैक किया ही नहीं ना, मैंने आपका नाम लिया ना आपके पार्टी का नाम लिया। आपको पता नहीं चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं आपको लगा होगा ऊपर है, दोनों के माइक्स अप है, मैं कह रहा हूं दोनों के माइक्स अप है, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन आदित्य वो ये इशारा ये है कि भाई एक ग्लूमी पिक्चर, थोड़ा हताशा बड़ी एक पिक्चर आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप कोई चीज हमारे सामने आई नहीं, उससे पहले आपने छाती पीटना शुरू कर दिया, आलाप बिलाप प्रलाप शुरू कर दिया। आपने कब नहीं किया? आपने कभी पूछा मुख्यमंत्री बंगाल से कि लंदन में जाके क्या बोल रही है कि हमारा देश कहां से बन जाएगा तीसरी अर्थव्यवस्था? हम ऐसी स्थिति में है ही नहीं। कोई अपने देश के बारे में कोई भी भारतवासी इस तरह से बात करेगा? आप टॉपिक पे आपने कभी टॉपिक की बात है, देश की अर्थव्यवस्था में, अगर अर्थव्यवस्था में आपको लग रहा, आप तो अभी से चीख पुकार। अब जब मार्केट करेक्ट हुआ, मार्केट का करेक्शन हुआ या नहीं हुआ? 1200 पॉइंट ऊपर गया या नहीं? टॉप मार्केट 85,000 पॉइंट्स तक गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ट्रम्प टैरिफ के बाद जो है और देशों का जितना बुरा हाल हुआ है उसके मुकाबले और देशों से क्यों कंपेयर करते हैं? क्यों नहीं करें? ये प्रश्न है कि नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई सब इंटरकनेक्टेड। आदित्य जी आप सब इंटरकनेक्टेड है। मतलब हम एक स्टॉक मार्केट,
हम एक स्टॉक मार्केट चैनल तो नहीं है, नहीं आपके बातों से करें। नहीं आप ठीक जैसे है, लोगों की दोनों बातों की से बात जो पे देश ये में एक बेहतर मेरा ये कहना वातावरण है, पैदा करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था पे डेंट मारना चाह रहे ठीक है, हैं। नहीं मैं ये आपके कह रहा हूं वजह कि से। मेरा ये कहना है कि मार्केट में थोड़ा स्टे भी तो किया जा सकता है। अगर एक स्टॉक आपका डूबता है, थोड़ा स्टे करके क्या आप वेट कर सकते हैं, मार्केट रिकवर सर भी करता है। मंदेड़िया नहीं हाँ, नहीं तेजड़िया और मंदेड़िया का कंसेप्ट जो है शेयर मार्केट का हाँ। स्थापित किया है। हाँ। जब शेयर मार्केट गिरता है तब भी हाँ। लोगों को लाभ होता है, हाँ। शेयर मार्केट उठता है तब भी लाभ ठीक होता है, है। ठीक है, चलिए। ये फॉर्मूला कौन नहीं जानता है? चलिए, कांग्रेस को मालूम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आशुतोष मिश्रा जी पर आता हूं मैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष जी। अब आपसे अगर मैं ये बात पूछूं, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? एक तो देखिए, आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, वो भी दौर था, तब का एक रिश्ता, फिर एक ब्रेक आया, उसके बाद वापस यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक काफ़ी लंबे गैप के बाद रिश्ता अच्छा करने का प्रयास भी किया गया। क्या वाकई उतने गुड टर्म्स में हम वाकई इस वक्त हैं कि भारत को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा? दोनों तरफ से बयानबाजी थोड़ी थोड़ी आती है। भारत तो अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर रखता है, सॉफ्ट स्टांस है, लेकिन अमेरिका बहुत कहता है कि भाई हम पे टैरिफ भारत ने तो बहुत लगाया है। आप जहां पीयूष गोयल की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो जयशंकर ने कहा है वो भी याद रखिए बिल्कुल कि 90 दिन का विंडो है, उसमें काम करना जरूरी है, अर्जेंसी है। और हाँ, और उसकी वजह बड़ी सीधी है कि अगर आप देखें तो बजट में भी जो है सरकार ने ऑलरेडी कई अमेरिकी आयातों पे घटा दिए थे जो शुल्क लगाते हैं, बिल्कुल, और जिसमें 6% टैक्स था जिससे गूगल वगैरह को फायदा होगा। ऐसे ही उन्होंने विस्की पे, ऐसे ही उन्होंने कारों पे घटाए थे। तो इंडिया ने एक गुडविल जेस्चर पहले ही कर दिया था, लेकिन उसके विपरीत आप देखें तो ट्रंप का जो रवैया रहा है वो भारत को उतनी दोस्ती नहीं दिखा रहे जितनी कि इस गुडविल जेस्चर के बाद आशुतोष जी, भारत के लिए कुछ अगर ज्यादा दोस्ती दिखाएंगे तो फिर बाकी देश हल्ला नहीं मचाएंगे कि भाई भारत से तो आप पूरी दोस्ती निभा रहे हैं? नहीं, आप दोस्ती ना दिखाएं तो दुश्मनी भी तो ना दिखाएं ना। हाँ। जहां आप ये कहें एक तरफ की जो है भारत जो है, उन्होंने जब रेसिप्रोकल टैरिफ आने के पहले 1 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत और अमेरिकन इंपोर्ट्स पे अब जो है ड्यूटी घटाएगा। ये वो उनको कहने की क्या जरूरत है? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत मजबूर है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। एक दोस्त तो ऐसा नहीं करता कि आपको कमजोर दिखाए। तो पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है। ठीक है, वो नहीं, पहले आपने मतलब पहले दोस्त थे। वो इस वक्त वो सिर्फ उनको जो है वो मागा का नशा चढ़ा हुआ है। वो उनको ना अमेरिकी लोगों की चिंता है, ना विदेश में जो तहस नहस वो कर रहे हैं उसकी चिंता है। और जहां तक आप अगर आगे बात सोचें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने जो जिस चीज से उनको फायदा होता है वो उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री पे नहीं लगाया, क्योंकि उनको हमारी सस्ती दवाइयां चाहिए। नहीं, शायद फार्मा पे भी शायद लगाया है। हाँ, हाँ। फार्मा पे भी शायद लगाया है, मुझे लगता है फार्मा। नहीं, आप कंपैरेटिव देखिए, नहीं है एकदम कुछ भी वो नहीं है। और वो क्योंकि उनको सस्ती दवाइयां चाहिए। अगर वो सस्ती दवाई नहीं ले पाएंगे तो अमेरिका की जिसको कहते हैं ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ये बड़े उस्ताद लोग हैं। आप इनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन मोदी एंड ट्रंप होगी, उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एकदम व्यापारी की तरह आपको चूसेंगे। और ये क्योंकि देखिए भारत को क्या इस समय फायदा था अमेरिका से कि वन ऑफ द कंट्रीज था जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं था, हमारा सरप्लस था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगर वो देश हमको टारगेट करने लगेगा ठीक है तो हमें नुकसान होगा। और जैसे लेकिन आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है अपना ट्रेड डेफिसिट है वो उसको एड्रेस करना चाहता है। मैं अमेरिका का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन उसकी बात अगर मैं रखूं उसके नजरिए से, तो आपको नहीं लगता कि वो अपना हित अगर सोच रहा है राष्ट्र सर्वप्रथम कि भाई मेरा अमेरिका बच जाए, वहां पर भी तो तमाम दिक्कतें हैं, दुनिया भर को पैसे बांटते, कभी यूएस एड, कभी ये कभी वो। अब उन्होंने सोचा कि चलिए अपने लिए मैं कुछ कर लूं, तो इसमें भारत अगर उसमें आ गया लाइन ऑफ फायर में, तो फिर इसमें इल्जाम किस पे लगाया जाए? जब ये WTO ऐसी बॉडीज क्रिएट हुई थी, उस समय क्या सोच ये थी कि जो है वर्ल्ड इज वन,
वसुधैव कुटुंबकम जिसको आप कहते हैं, वो भारत तो का ही है। हाँ उसमें हाँ। उसमें जो है ट्रेड जो है बैलेंस होना चाहिए था ठीक है। अमीर देशों और गरीब देशों के बीच में। हम्म। और भारत की जो, अगर आप बार बार जो चीन से कंपैरिजन करते हैं, तो मुझे नारायण मूर्ति का एक स्टेटमेंट याद आता है, जहां वो कहते हैं कि ये मतलब हास्यास्पद है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना है। बिल्कुल। और ठीक। चाइना को अमेरिका इसलिए टारगेट कर रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी पूरी जो थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। और वो उन्होंने ये पहले रीड कर लिया था कि ऐसा होने वाला है, तो वो अपने लोकल कंजम्पशन को, अपने घरेलू खरीदारों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप खरीदिए। तो ये एक तरीके से ये वॉर है, एक युद्ध है, ट्रेड वॉर कह लीजिए इसको भाई, और कुछ नहीं। चीन को बर्बाद करने का एक तरीका अमेरिका को समझ में आया है ना? नहीं नहीं, देखिए वो तो ट्रेड वॉर तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीन को क्या वो डिस्ट्रॉय करेंगे? वो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात है। ठीक है, क्योंकि ठीक है। चीन को बर्बाद करने के चक्कर में उनके भी सामान अपने महंगे हो लोग बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, जाएंगे। उनके भी सामान महंगे हो जाएंगे। चलिए, आकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी एक यहाँ पर एनालिसिस क्या कहता है? आप ये देखिए कि भाई अब भारत कह रहा है कि भाई जल्दी हम जो है ट्रेड डील में अब हमारी बात आगे बढ़ेगी, हम गन पॉइंट पर कुछ नहीं करने वाले हैं, हम अपने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी से ही आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन भारत के हित में कितना आएगा? भारत को भी देखिए, कई डील्स हम उनसे प्रयास कर रहे हैं कि भाई वहाँ से हम कुछ और भी इंपोर्ट करें, टैरिफ्स को हम भी कम करें, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट वहाँ पर हो रहा है, जो हम वहाँ पर उनको भेज रहे हैं, उस पर घाटा हमें कम हो जाए। थोड़ा घाटा होगा अकु जी? देखिए, घाटा थोड़ा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये बार बार स्थितियां बदलती रहेंगी और उसी हिसाब से चीजें चलेंगी, जो हालात जैसे जैसे बदलते जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो सबसे रोचक बात है, और मैं शायद जितने विद्वान यहाँ बैठे हैं उनमें सबसे कम पढ़ा लिखा हूँगा अर्थशास्त्र के बारे में, लेकिन जितना जानता हूँ, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, उसको देख करके मैं जानता हूँ, ये बड़ी रोचक बात है कि जो अभी ये टैरिफ वॉर चल रही है, उसको किस वजह से हुई है। मेरे ख्याल से प्रोफेसर अरुण कुमार इस बात को करेंगे कि प्रोफेसर बैट नीमन का एक फॉर्मूला था जिसको शायद गलत समझा गया, और उसी फॉर्मूले की वजह से आज पूरी दुनिया तबाही में है, वो गड़बड़ हो रही है। और अब एक बार फिर से दोहरा दीजिए अगर कोई मिस कर जाए, किसका फॉर्मूला? एक बार फिर से। बैट नीमन नीमन। अच्छा, ठीक। तो वो उसका फॉर्मूला था, और वो खुद ही कह रहे हैं कि साहब ये हमारा फॉर्मूला जो है वो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से कैसे समझा गया, जबकि वो गलत तरीके से समझा गया। अब उनका मानना ये है कि ये जो 25% वाला फॉर्मूला है वो गलत तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं, और आप व्यापार घाटा जो अभी बात आ रही थी बीच में, उसको कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो व्यापार घाटा जो है वो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया, और वो होती है, और एकदम से आप उसको खत्म करने पर उतर आए, ये समझ में नहीं आता कि कैसे किया जा रहा है। क्या ये समझ ट्रंप को नहीं है? क्या ये समझ एलन मस्क को नहीं है? किसको नहीं है? इतना अमेरिका, इतना बड़ा देश, इतने बड़े उसके वैज्ञान मतलब अर्थशास्त्री, वो सब नहीं समझ पा रहे हैं, या ये कि हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं? हम जितना यहाँ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं कि भारत उसे कैसे निपटनेगा, तो भारत की अपनी अलग तैयारी हो सकती है। तो जहां तक टैरिफ नीति का सवाल था, तो नीमन ने जो है ट्रंप की परस्पर नीति पर ही सवाल उठा दिया। उसने कहा कि साहब, बड़े सहयोगियों को व्यापार घाटा तो होता ही रहता है, और व्यापार घाटा जो है वो बड़ा प्राकृतिक है, बहुत ही, इससे बचा नहीं जा सकता है। अमेरिकी जो होते हैं वो श्रीलंका में बने हुए जो कपड़ों पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। श्रीलंका वाले अमेरिका से दवाएं और गैस टरबाइन लेते हैं, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? हर देश के अपने प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अकेले व्यापार घाटे का बहाना करके व्यापार को किसी को भी तार्किक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये अमेरिका की अपनी कोशिश है कि एक साथ एक बार में, क्योंकि अब दुनिया मतलब जो पहले होता था ना कि दान खाते पे भी चल जाती थी, WHO और जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसके आधार पे चल जाती थी, बड़ा देश छोटे देशों को सहायता करता था। अब वो धीरे धीरे प्रक्रियाएं खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी के मुंह से आपने जरूर पहले सुना होगा इंडिया फर्स्ट, उसी तरीके से अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है। हर देश अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरत, अपने आप को बढ़ा हुआ और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताना चाहता है कि हम ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, हम ही तुम्हारे लिए सब करते हैं। तो ये
ये जो बताने की प्रक्रिया है और वोट बैंक को बचाए रखने की प्रक्रिया है, मुझे लगता है ये इस पर ज्यादा बड़ा काम सब तरफ हो रहा है और इस कोशिश में शायद पूरी दुनिया पिसती चली जा रही है और नए नए तरीके से चीजें की जा रही हैं। ठीक। ये बड़ा सवाल तो मतलब आप इसमें कह रहे हैं कि राजनीति ज्यादा है, इकोनॉमी की समझ से ज्यादा राजनीति आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। भले इसमें राजनीति, ट्रंप राजनीति कर रहे हैं। आशुतोष जी आप पर मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त यहाँ पर हमारे साथ अरुण कुमार जी भी हैं। अरुण कुमार जी, आपने सभी के तर्कों को सुना, अब आप क्या कहेंगे कि भाई जो हुआ वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जिस तरीके से बर्बादी हो रही है वो हित में नहीं है, अमेरिका अपने टर्म्स पर कर रहा है। तो एक तरफ अगर हम ये बात करते हैं तो हमें चीन को भी याद रखना चाहिए। चीन पर भी आरोप है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का, वो अपना सामान कई जगहों पर इतना डंप करता है कि भाई एंटी डंपिंग हमें पॉलिसी निकालनी पड़ती है कि भाई वो डंप ना करे। लेबर से लेकर वो भी कह लीजिए सस्ती लेबर, वहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है वहाँ पर कंपनीज में। तो जहाँ पर सरकार का इतना ज़्यादा सपोर्ट होगा और सब कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वहाँ पर होगा, क्या उसको भी यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई बाकी देशों के माध्यम से? अंततः हुआ तो वही ना, 90 दिन का पॉज लगा दिया, शिकार कौन बना? चीन ही शिकार बना, बाकी सारे बच गए। नहीं, देखिए अभी जो 90 दिन का पॉज दिया है वो बॉन्ड मार्केट में जो गिरावट आई है उसके खतरे से, जो अमेरिका में रिसेशन आ रहा है उसके लिए उन्होंने किया है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो सॉफ्ट फेस ऑफ कैपिटलिज्म होता था अब वो हार्ड फेज ऑफ कैपिटलिज्म हो गया है। ठीक है। अभी तक तो एक अच्छा चेहरा था कि हम भी कुछ देंगे, आप भी कुछ देंगे, और अमेरिका का क्योंकि डॉलर दुनिया की करेंसी माना जाता है, डॉलराइजेशन है, तो इसलिए वो जितना मर्जी डेफिसिट बाहर जब फेंक देते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया से बाहर है, तो वो लोग देवर लिविंग बियॉन्ड देयर मींस, जितना उनके होना चाहिए था उससे ज्यादा है, उससे उनकी अब खुशहाली आई। तो इसलिए ये कहना कि जो अमेरिका को कोई परेशानी हो रही थी ये मैं नहीं मानता हूं। अभी तो क्या सीधे सीधे प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं कि हमें अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, और अगर चीन के ही खिलाफ करना होता तो सिर्फ चीन पे ही टैरिफ लगा देते, बाकी कनाडा पे क्यों टैरिफ लगा दिया, मेक्सिको पे शुरू में टैरिफ लगा दिया, वो तो उनके सबसे क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, नाफ्टा में उनका समझौता था। तो इसलिए मेरा मानना है कि अरुण जी शायद वो एक तरीके से एथिकली मॉरली राइट होने का वो एक प्रयास कर रहे थे कि भाई देखिए हम केवल चीन पर नहीं लगाएंगे, हम सभी देशों पर लगाएंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। और ये एक तरीके की चालाकी आपको नहीं लगती कि लगा के उसको हटा दिया? नहीं, मुझे लगता है सीधे सीधे प्रोटेक्शनिज्म है वो, क्योंकि देखिए उनके यहाँ से जो अच्छे जॉब थे वो बाहर चले गए, क्योंकि अमेरिका में मिनिमम वेज $15 है और ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में $25 $30 प्रति घंटा मिलती है। तो यानी कि व्यक्ति को एक दिन में उतना मिल जाता है जितना कि भारत में उसको 2 महीने में मिलेगा। तो जो लेबर है वो बहुत महंगा है वहां पे, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि हाई टैरिफ ना हो। तो अगर उनको अपने जॉब्स वापस लाने हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो उनको हाई टैरिफ लगाने पड़ेंगे सबके ऊपर, और वो परमानेंट टैरिफ होंगे। क्योंकि अगर वो बाद में टैरिफ घटा देंगे जैसे भारत के ऊपर, तो फिर वो जब भारत से माल जाने लगेगा उनका डेफिसिट कम नहीं होगा। तो भारत का जो $45 बिलियन का डेफिसिट है, तो इसलिए जो आज की स्थिति है उस स्थिति में ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका के लिए कर रहे हैं, उनको बाकी और किसी देश का कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि 90 दिनों के बाद ये हट जाएगा, या मतलब जो हम सोच रहे हैं कि शायद ये एक्सटेंड हो जाएगा, कुछ एनालिस्ट कहते हैं शायद ये एक्सटेंड हो 90 दिन के बाद और इसको इंक्रीज किया जाए, क्या इसको हटा दिया जाएगा? अगर उनका मकसद है कि वो जॉब्स को वापस अमेरिका लाना चाहते हैं तो उनको परमानेंटली लगाना पड़ेगा टैरिफ, नहीं तो उनका माल सस्ता बन नहीं सकता है, क्योंकि उनकी वेजेस बहुत हाई है। तो फिर अरुण जी अगर ऐसा होगा तो फिर तो दुनिया में मंदी आ जाएगी, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल आएगी, ये मार्केट क्रैश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा पैसा। बिल्कुल, और वहां के सीईओ भी उनको बता रहे हैं कि भाई हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, आप इस तरह से मत करिए। तो वहां के सीईओ भी नाराज है, वहां की जनता भी नाराज है, कुछ कोर्ट्स में भी वो केस हार रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने बिल्कुल बिना सोचे समझे कहना चाहिए कि ये सब कर दिया है जिससे कि उनको भी नुकसान है, सारी दुनिया को नुकसान हो रहा है। अगर उनको सिर्फ चीन के खिलाफ करना था तो सिर्फ चीन के खिलाफ एक्ट करते वो। अरे एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अमेरिका अगर ये पहले से करता आ रहा था, एक सिंगल पॉइंट पर अरुण जी आपसे मैं लेना चाहूंगा इस बात का जवाब कि भाई अगर ये टैरिफ कोई आज के तो है नहीं, बाकी देश उन पर लगा रहे हैं, बहुत लंबे समय से लगाते आ रहे हैं, और अमेरिका जो अगर घाटा टैरिफ के मामले में झेल रहा है तो आज से तो झेल नहीं रहा, बहुत पहले से झेल रहा है, और तब भी डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में हुआ है। इतना घाटा खाते हुए भी क्या उसका एक तर्क यही है कि भाई डॉलर एक्सेप्टेड करेंसी है पूरी दुनिया में, इसीलिए वो यूएसए को उतना असर नहीं हुआ? उसकी जगह अगर भारत होता, इतना टैरिफ की मार झेल रहा होता, क्या भारत और यूएस का कंपैरिजन करते हुए समझाइए, क्या भारत बचता? और यूएस बचा था तो क्यों बचा था? देखिए WTO के चलते हुए सब जगह दुनिया में टैरिफ कम हुए,
और दुनिया ग्लोबलाइज की। जैसे भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जीडीपी का शेयर 8% होता था 1991 में, अब 22% हो गया 2023 में। उसी तरह अमेरिका का भी जो परसेंट जो 7% होता था, वो भी 20-22% हो गया है। तो कुल मिला के दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो टैरिफ के रिडक्शन से हुआ है। और वो टैरिफ एग्री किए गए थे, वो वहां पे नेगोशिएशन होते थे राउंड बाय राउंड की किस देश का कितना टैरिफ होगा। तो वो जो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको फायदा मिला ट्रिप्स में, ट्रिम्स में, सर्विसेज सेक्टर में। तो उनको कहीं फायदा हुआ, उन्होंने कहीं और किसी को फायदा दिया। वो सॉफ्ट फेस ऑफ कैपिटलिज्म था। अब वो हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म दिखा के वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, और वो सारे दुनिया पे ये असर डाल रहे हैं। इसका जो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर उनके यहाँ रिसेशन आया तो सारे ही देशों में रिसेशन आएगा, चीन में भी रिसेशन आ जाएगा, बाकी भारत में भी रिसेशन आ जाएगा। मतलब खुद भी डूबेंगे और सभी को डुबा के रखेंगे। और ये हाँ, यही लग रहा है, यही करने वो लग रहे हैं। ठीक है महेश वर्मा जी, ये अगर मैं देखूं, फिर अगर जिस तरीके से अरुण कुमार जी ने बात कही, तो बहुत सेंसिटिव टाइम आ चुका है। 90 दिन के बाद तो कुछ भी हो सकता है बाजारों में। बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मंदी की बात भी कह रहे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन अब भारत वहां उसके लिए किस तरीके से तैयारी करेगा, अर्थशास्त्र आप भी समझते हैं, उसके लिए विश्व किस तरीके से तैयारी करेगा। 90 दिन मतलब ये तो बहुत कम समय, 3 महीने के अंदर सबको अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, या दूसरा अमेरिका खड़ा कर देना होगा, करना क्या होगा? नहीं, देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि जिस प्रकार का एनालिसिस है इस टैरिफ को लेकर, या जिस प्रकार का विश्लेषण है, मैं समझता हूं उससे दिगर जो है भारत की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करके फिर उसके ऊपर कहीं इसको सुपर इम्पोज अगर हम करते हैं, तो उससे एक नतीजा निकलता है कि हम 90 दिन या 180 दिन या 365 दिन के बाद हम कहाँ होंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने जैसे शुरू में एक बात कही, और अगर हम कहीं अतीत में जाके देखें, ठीक है, तो आप याद करिए एक मंदी का दौर वो भी था जब ट्रम्प पिछली बार जो है, जब ट्रम्प आए थे, उससे पहले मंदी वहां इस तरह से छाई, जिसमें लेमन ब्रदर्स एंड अदर्स जो रियलिटी सेक्टर था वहां का, वो सारा बर्बाद हो गया, और पूरी तरह से अमेरिका जो है आर्थिक मंदी के चपेट में आ गया, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर की रेट पर जो है अमेरिका कहीं उस समय पहुंच गया था। उस स्तर पे पहुंचने के बाद उस समय जिस तरह से भारतीय इकोनॉमी या भारत के लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिली, या भारत के व्यापारियों को जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, या जिस तरह से हम अर्थव्यवस्था अपना मजबूत किए, ये तो लगता है कि जब भी अतीत में अगर कहीं हम झांक के देखेंगे, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी की वजह से भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है, अपितु फायदा ही हुआ है। और उसका जो है आंकड़े हैं, उस आंकड़े को अगर हम सामने रख के बात करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे 90 दिन की आशंका को खारिज करता है, एक बात। और उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी जो आज है। आज हम फॉरेक्स पे जो है $700 मिलियन देके कहीं हम एक उभरता हुआ देश दिखाई दे रहे हैं। हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम कहीं अपने आप को निरूपित करते हैं। तो सवाल है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर इस दौरान जो है, आप जिस प्रकार से हमारे पास इंडस्ट्रियल एस्टेट, हम 482 इंडस्ट्रियल एस्टेट अभी तक हम डेवलप करके हम क्या उनको क्या करेंगे? वहां से हम मतलब कोई भी प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी चीज करेंगे, तो हम क्या उसको अपने देश में सिर्फ उसको बेचेंगे? बाजार तो बड़ा, बाजार बड़ा, हाँ, बाजार बड़ा, उसको टारगेट करना है। ठीक है, तीसरी बात यह है साहब कि यहाँ पे अब जैसे एक आशंका 2-3 उदाहरण देके मैं समझाऊंगा। जैसे यूक्रेन और रूस युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, भारत खत्म हो जाएगा। हमने उसी आपदा को अवसर में बदला, हमने रूस से जो है एक जरूरत पड़ी तो $1 पे हमने आयात भी किया, इंपोर्ट। तो हमारे लिए जो बेस्ट हो सकता है, हमारे देश के हित में जो बेहतर है, हम उसको जो है उसके बारे में हम सब लोग मिलके वो सोचें, वो कहें, हमें समझ में आता है। लेकिन ये कह देना है मात्र से कि देखिए उस ट्रम्प के टैरिफ की वजह से ये देश अब बर्बाद और कंगाल की स्थिति में पहुंच जाएगा, बदहाल हो जाएगा। लेकिन असर तो होता है 2008 की मंदी की। असर होना, देखिए प्रभाव के। अब ये हिंडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट पर 26 लाख करोड़ जो है देश का सुहा हो गया। आप मुझे बताइए, चलिए जवाब ले लेते। हिंडनबर्ग तक बात आ गई। आदित्य गर्ग जी, तब का क्या था? आदित्य गर्ग जी, तो यही था। हाँ, मैं हिंडनबर्ग की वो बात कर रहे हैं। उद्योगपतियों को, खासतौर पर 2 बिजनेस हाउसेस को कांग्रेस जो है वो लगातार घेरती रहती है। अब इस तरीके की रिपोर्ट का वहां से आना, बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ कि महेश जी ने हिंडनबर्ग का नाम लिया और जो कमजोरी है स्टॉक मार्केट की उसे उजागर किया। उन्होंने ये बताया कि एक हिंडनबर्ग जैसी कंपनी स्टॉक मार्केट इंडिया को गिरा सकती है।
वो बंद चलिए हो ये चुकी तो है उन्होंने कंपनी, माना, उन्होंने ये वो तो बंद हो माना गई है। कि वो बंद हो स्टॉक गई। मार्केट कमजोर है अपना हाँ। देश का, कि अपन ने नहीं, उसके लिए वो कुछ कमजोर तैयारी नहीं है की। जितना आपने उसको आज- मजबूत किया सर। आज चाइना के जितना ड्रैगन ने, मजबूत आपने बनाया, आपके नेता राहुल आज गांधी जी ने चाइना के जितना ड्रैगन हिडनबर्ग को ने- बनाया, झूठ आज का चाइना बाजार के- गर्म किया। याद करिए कि संसद लेके और सड़क तक आपने जो बोला, वो क्या बोला, एक एक चीज अक्षरशः कई दर्शकों को याद दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए बोलिए आशुतोष जी। नहीं, पहले महेश जी को पूरा बोल लेने दीजिए। साहब आप बोलिए, मेरा ये कहना है इसमें सर कोई बोल कि लेंगे, आप बोलिए। आप हिडनबर्ग पे अगर आप 17 लाख की अभी बात कर रहे हैं और इससे इफेक्ट होता है, ये तो स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं संवेदनशील मार्केट है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आना था। लेकिन आप याद करिए, ये वही देशवासियों का नुकसान किया, क्योंकि तब आपको शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, या वो मध्यम वर्ग के हो या निचले मध्यम वर्ग के हो, या करोड़ों लोगों के पैसे स्वाहा होने की बात हो, उस समय आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके झूठी बात पर, आपके झूठे ललकार पे, आपके झूठे सवाल और बवाल पे देश का 26.5 लाख करोड़ रुपए आपने बर्बाद कर दिया। आपके नेता जो है, ठीक क्या है, इस जवाब गुनाह को जवाब कबूल आदित्य जी का करेंगे? जवाब, ठीक है महेश जी जवाब ले लेते हैं, यही- महेश जी जवाब ले जो- लेते हैं, जो- जवाब ले लेते हैं। हाँ जवाब, बिल्कुल आदित्य जी आप जवाब दीजिए। सर मैं चुप हो जाऊंगा अगर इन्होंने बीच नहीं में आप बोला। बोलिए ना, आप बोलिए ना, वो थोड़ा देखिए चलता रहता है डिबेट में, आप प्लीज आप अपनी बात को रखिए। देखिए देखिए बात यह है कि मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने कम से कम ये माना कि इंडियन मार्केट जो है वो इमोशनली ड्रिवन है। यहाँ पे किसी भी बात से मार्केट बहुत ऊपर नीचे चढ़ता और गिरता है। इस बात से तो अगर ये भी डिनाई करे तो इनकी मर्जी ठीक है, है, ठीक है, पर ये बात तो इनको भी माननी पड़ेगी। दूसरी बात, जब चाइना के पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ से डरे नहीं, तो उसका एक कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था, अपने एक्सपोर्ट को उस तरह से संभाला है कि वो आज पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट का एक बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है, हब बन जहाँ- चुका है, हब बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बन चुका है। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें नहीं- आपने हिंडनबर्ग का जिक्र किया, लेकिन हिंडनबर्ग तो शटडाउन भी कर दिया नेथन एडल्सन ने। अब ये भी, इस पर भी टाइमिंग को लेकर सवाल है। तो आपने बोला कि कुछ भी ऐसी रिपोर्ट आती है भारतीय बाजार पर असर होता है, लेकिन ये कितना रिस्की है ये हम ये समझना चाहते हैं। तो ट्रंप का टैरिफ का भी जो रिएक्शन था बाजार पर, उसका जो असर है वो सेंटिमेंट्स को लेकर ज्यादा, आपको नहीं लगता सेंटिमेंट्स को लेकर ज्यादा हुआ कि वाकई जो असर होगा उससे? आदित्य जी सर, क्विक रिस्पॉन्स। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि आज मार्केट इतना कमजोर हो चुका है ठीक कि है। वो हर बात पे बहुत ओवर रिएक्ट करता है। जहां तक कि 90 दिन की बात है, क्या आपने प्रधानमंत्री से ये सुना है कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं या इसका अपने देश पे क्या इफेक्ट होएगा, चलिए। या क्या आपने ये किसी से सुना है कि अगर 90 दिन बाद हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाता है तो हमारे पास में ये विकल्प है जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने मार्केट को ठीक, अगले 3 ठीक। महीने तक चलिए। इतना चलिए। वनरेबल छोड़ दिया है। ये इस पे एक एंगल ये भी है कि क्या किसी ने उनसे ऐसा कोई सवाल पूछा, और वाकई क्या हर बात के लिए प्रधानमंत्री जवाब दें? कॉमर्स मिनिस्टर वहां पर बिल्कुल, मौजूद है, और कॉमर्स मिनिस्टर प्रधानमंत्री जिसका विभाग, कॉमर्स जिसका मिनिस्टर तक ने इस बात के प्रधानमंत्री लिए अर्थशास्त्री नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूं हर बात में प्रधानमंत्री को आप सीधा कमाल देखिए, की ऐसा बात नहीं है, नहीं, हाँ, सही इतना बात इतना है। अवेलेबिलिटी क्यों भी जवाब नहीं नहीं, देंगे? बहुत भी काम आपके आपको देश का ठीक 17 है। लाख करोड़ रुपए डूब गया। देश के आप प्रधानमंत्री काफी लंबे समय से, आपके पहले इंडियन आशुतोष जी सिटीजन को जेल में आपका डाल के वापस भेजा गया। वापस आते हैं कि भाई एक तो ट्रेड डील जो होने वाली है उसके रेफरेंस पॉइंट्स भी क्या होने चाहिए। आशुतोष जी पहले आप, अकू जी फिर आपके बाद आपका नंबर, ठीक है? हाँ, पहले आशुतोष- मैं 3 हाँ, चीजें कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। कि महेश आप जी थोड़ा ने, क्विक मोड में आते हैं, फटाफट अपनी बातों को अच्छे से रखेंगे। हाँ। महेश जी ने कहा कि जो है 2008 की बात करी, तो 2008 में लेहमैन ब्रदर्स का जो हम पे इतना असर नहीं पड़ा था, उसकी वजह थी कि हमारे जो एमएसएमईज थी हाँ। वो बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने हमें हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया। ठीक है। और वो उन एमएसएमईज को नोटबंदी ने 2016 में बर्बाद कर दिया। तो अब वो एमएसएमईज अभी जो है बड़ी खराब स्थिति में है, और जो हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति खराब है वो स्पष्ट है, किसी को मतलब छुपाने की बात नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आपने करी हिंडनबर्ग की, तो ये हिंडनबर्ग की इसलिए नहीं बंद हुआ, बल्कि आप उसमें दूसरी तरफ जाएं तो अडानी ग्रुप जिसका उसने नाम लिया था, वहां अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसको घूसखोरी के मामले में नामांकित कर रखा है। और बच इसलिए गए अभी कि ट्रंप ने जो फॉरेन करप्शन नहीं पर बंद तो हो गया। देखिए ऐसे तो पॉज कर रखा है। देखिए तो हिंडनबर्ग ये इतना इनकी कमजोर जो भी नहीं है। कमजोर हिंडनबर्ग को आप कमजोर जान तोते में है,
और तोते नहीं, की गर्दन ट्रंप के हाथ में अब ठीक है, ये बहुत तोता स्पष्ट है। जान पिंजरा, और ये तीसरी मैं बात पे कह अगर आप चले कि चीन की, तो चीन अपना बदला कैसे ले रहा है। अभी अरुण कुमार जी ने हम लोगों को ट्रेजरीज के बारे में बताया था, यूएस हाँ, ट्रेजरीज। हाँ। तो वहां पे जो ट्रेजरी मार्केट गिरा, उसमें एक ये भी नहीं, कहते हैं आप आशुतोष, आप ये कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग बंद हो गया, जो हिंडनबर्ग बंद अगर हो गया है तो उसमें क्या कोई काम पूरा कर लिया था, काम कहा कि यही तो देखिए, वो कौन सा काम था वो कंप्लीट हो गया, कौन सा काम, कौन सा काम, और हम ये अभी डेटा और लोगों से शेयर करेंगे और ये काम होता रहेगा। आशुतोष जी, फिर तो गलत काम था ना कि काम हो गया, मैंने अपनी कंपनी बंद कर ली। मैं कल वो को किसी केवल अडानी के लिए नहीं थी ना कंपनी, नहीं, वो ठीक, अमेरिका की नहीं, कंपनियों को अमेरिका की भी एक कंपनी, लेकिन फिर काम हो गया, बंद हो गया, ये थोड़ा सा टारगेट किया, वो पकड़ा भी गया। वहां डीओजे ने उसको जो है नाम भी दिया है कि आदमी अडानी ग्रुप 6 भारतीय ब्यूरोक्रेट्स को घूस देके और एक बात, दूसरी नोटबंदी की बात भी बार बार आती है कि भाई अब एक ब्लैक मनी को लेकर भी रोना रोया जाता था कि भाई ब्लैक मनी का कुछ किया जाए। अब जब मोदी सरकार ने कुछ कर दिया तो फिर उसका भी अब विरोध, अब तो खत्म, करप्शन नहीं बंद हुआ। मोदी जी ने कहा था 50 दिन बाद अगर ये ना हो तो मुझसे बात करिएगा। अब वो कभी नोटबंदी का गाना नहीं गाते। करप्शन एक थॉट प्रोसेस है क्या? चलिए ठीक है, करप्शन एक थॉट प्रोसेस है क्या? लेकिन हिंडनबर्ग बंद हो गया, ये बात कहीं मैं मिस आउट ना कर जाऊं। नहीं, पर बंद हुआ, पर बंद देखिए, नहीं ये तो मानिए आशुतोष जी, बंद हो गया। आप अपने दर्शकों को मिसलीड मत मैं बिल्कुल मिसलीड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि उसने बोला, आपकी बात ही मैं कहूंगा, मैंने, हमारा मकसद जो है वो पूरा हो गया और ये बंद हो गया। ठीक है, अब इसको किस तरीके से दर्शक देखते हैं, दर्शक हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो हमारी अकेले को नहीं देखते, वो सब पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आते हैं अकू जी पर भी, अकू जी अपनी बात को कुछ रखना चाहते हैं। हिंडनबर्ग, नोटबंदी, लेकिन वापस आते हैं ना, ट्रेड डील पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेफरेंस क्या होने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए आप पर क्विक, फिर अरुण जी आप पर भी आना है कि भाई क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए भारत की और अमेरिका की बातचीत में। अकू जी क्विक सर। देखिए, जहां तक भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का मामला है तो वो यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता, ना ही हमें पता है किसी को। एक आप अपना तो बताइए ना कि सर मैं चाहता हूं कि ये हो जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ क्या हो जाए वाली बात से ज्यादा जरूरी है कि हम कितना, भारत के लिए ये है कि हम कितना सतर्क होकर के अपनी संपदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इस्तेमाल सिर्फ हम अपने देश के लिए कितना कर सकते हैं, ये होना होगा। आप सिर्फ सतर्कता बरत सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जहां तक नीति नियामकों का मामला है तो वो आपको रोज नहीं बताएंगे कि अब हम ये जाने करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं, ये नहीं करने वाले। वो एक पैनिक वाली स्थिति नहीं कर सकते। क्या ये आपको पता था कि ट्रंप जो है 90 दिन का अब ये वापस लेने वाले? नहीं पता था ना। तो उनको, उन्होंने अपनी हालात देखी, स्थितियां समझी, किया। अच्छा बुरा हमारे लिए हो सकता है, उनके लिए अभी अच्छा लग रहा होगा उन्हें। उसी तरीके से भारत में पर आपका वो रिएक्शन था कि पॉलिटिकल ज्यादा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं ज्यादा यहाँ पर इसको समझ, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है। समय बेहद करीब आ रहा है, बहुत कम समय बच रहा है, लेकिन मैं वापस बाकी पैनलिस्ट पर भी जाना चाहूंगा। अरुण कुमार जी, क्योंकि हमारे साथ वो भी अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अपनी बात को रख रहे हैं। अरुण जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि देखिए, कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं मित्र देश हैं, वर्षों का रिश्ता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, ट्रस्टेड पार्टनर्स के रूप में 6-8 महीनों में $500 बिलियन तक जो है अपना ट्रेड व्यापार यहां पर हो जाने वाला है। लेकिन क्या पॉइंट्स होने चाहिए एक अर्थशास्त्री होने के नाते? आपको पूरा समय मैं दे रहा हूं कि भाई क्या हमें डील में क्या बातचीत होनी चाहिए भारत के फेवर में, जिससे बात बन जाए और कोई परेशानी ना आए। मैंने कहा कि ये हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म है, वो दबाएंगे हमें। हम, हमारी जितनी अच्छी स्थिति होगी उतना हम कम दबेंगे। तो हमारी अच्छी स्थिति किस आधार पे हो सकती है, इसको सोचना चाहिए। पहले तो अनिश्चितता का काल है। जब भी अनिश्चितता होती है तो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो जाता है जहां पे स्ट्रेंथ होती है, तो इसीलिए गोल्ड की तरफ जा रहा है। हमें अगर अपनी स्थिति बेहतर करनी है तो अनिश्चितता जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में है उसको कम करना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा सर्टेनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरी बात, बेरोजगारी हमारे यहाँ है, बेरोजगारी को कम करना पड़ेगा। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि हमारा माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर उसमें परेशानी है, और कृषि में जहाँ पे 46% वर्कफोर्स काम करता है वहां पे परेशानी है। इन दोनों को हमको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात हमें ये है कि हमारा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, तो उससे हमारे जो अर्थव्यवस्था ज्यादा सुचारू रूप से चलेगी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना। फाइनली मैं कहूंगा R&D बहुत जरूरी है, क्योंकि R&D के आधार पर ग्लोबलाइजेशन हुआ है।
जहां पे R&D स्ट्रांग है वहां पे जो दुनिया का जो ट्रेड मूड जाता है। तो इसीलिए चीन की तरफ गया, क्योंकि R&D में वो 3% खर्च करते हैं जीडीपी का। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, समय इतनी इजाजत देता आप सभी से संवाद करने की। अरुण जी आपका धन्यवाद, साथ साथ महेश जी आपका, आकू जी, आशुतोष जी, आदित्य जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो